Hello, students. Welcome to the 12th lecture of the chapter Chemical Coordination and Integration. I am हरीश कुमार और इस लेक्चर में हम पैनक्रियास टॉपिक के बारे में समझेंगे। देखो, इस टॉपिक को हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। ये पार्ट 1 है, लेक्चर नंबर 13 में इसका पार्ट 2 आएगा। तो चलो पैनक्रियास के बारे में कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन देखते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं पैनक्रियास जो होता है ये लोकेटेड कहाँ होता है, इसका लोकेशन कहाँ है। तो देखो, इस स्ट्रक्चर को देखो, समझो। जो ब्लू वाला हिस्सा है ना, ब्लू कलर का हिस्सा, इसे कहते हैं हम डिओडेनम। नाम तो सुना ही होगा। डिओडेनम जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल है, उस एलिमेंट्री कैनाल में लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं। जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसी का हिस्सा होता है डुओडेनम। आई बात समझ में? अब डुओडेनम के टू लिम्स होते हैं। कितने लिम्स होते हैं सर? टू लिम्स होते हैं। एक ये अपर, ये एक लोअर। डिओडेनम के इसी ऊपर और लोअर लिम्स के बीच में सिचुएटेड होता है पैनक्रियास। ये जो येलो वाला हिस्सा है, यही क्या है? पैनक्रियास। अच्छा, एक और चीज समझो। ये जो पैनक्रियास है सर, इसका काम क्या है? देखो, इसका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है secretes pancreatic juice containing pancreatic enzyme into the pancreatic duct। समझ में नहीं आया? देखो, पैनक्रियास से एक जूस निकलता है, उसे कहते हैं पैनक्रिएटिक जूस। ये जो पैनक्रिएटिक जूस है, आप पूछोगे सर इसका काम क्या है, तो बोलो ये पाचन में मदद करता है, हेल्प्स इन डाइजेशन। ठीक है, जो भी आप खाना वाना खाते हो ना, उसके डाइजेशन में कौन हेल्प करता है? पैनक्रिएटिक जूस। कहाँ से सिक्रीट होता है? पैनक्रियास से। अच्छा सर, ये जो पैनक्रिएटिक जूस है, ये कैसे डाइजेशन में मदद करता है? तो बोलो, इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं पैनक्रिएटिक एंजाइम्स। पैनक्रिएटिक जूस कंटेनिंग पैनक्रिएटिक एंजाइम्स, और उसको सिक्रीट करता है पैनक्रियास। सिक्रीट करके पैनक्रियास कहाँ डाल देता है? पैनक्रिएटिक डक्ट में, इनटू द पैनक्रिएटिक डक्ट। और इसी पैनक्रिएटिक डक्ट से पैनक्रिएटिक जूस पहुंच जाता है डिओडेनम में। कहाँ? डिओडेनम में। तो बात को समझना, पैनक्रियाज ने पैनक्रिएटिक जूस को सिक्रीट किया, पैनक्रियाज ने पैनक्रिएटिक जूस को सिक्रीट किया, वो जूस चला गया पैनक्रिएटिक डक्ट से होता हुआ डिओडेनम में। और उस पैनक्रिएटिक जूस के अंदर क्या थे? पैनक्रिएटिक एंजाइम। तो ये बोलो, तो यहाँ पे आप देखो क्या कर रहा है, पैनक्रियाज अपने सिक्रीशन को कहाँ भेज रहा है? डक्ट में। तो मैं कह सकता हूँ कि पैनक्रियाज एक तरह का एक्सोक्राइन ग्लैंड है। भाई, वो ग्लैंड जो अपने सिक्रीशन को डक्ट में रिलीज करे, उसे आप एक्सोक्राइन ग्लैंड कहोगे ना। ठीक है। अब इसी के साथ साथ पैनक्रियाज कुछ हार्मोन भी सिक्रीट करता है, कुछ हार्मोन भी सिक्रीट करता है डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में, डक्ट में नहीं, सीधा ब्लड में। तो आप कहोगे ये पैनक्रियास का एंडोक्राइन नेचर है। तो पैनक्रियास एक तरह का एंडोक्राइन ग्लैंड है। यानी कि मैं कह सकता हूं कि सर, ये जो पैनक्रियास है ना, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है, क्योंकि अपने सिक्रीशन को, यानी कि पैनक्रिएटिक जूस को पैनक्रिएटिक डक्ट में रिलीज करता है। साथ ही साथ ये एंडोक्राइन ग्लैंड है, क्योंकि कुछ हॉर्मोन्स को पैनक्रियास सीधा ब्लड में भी सिक्रीट करता है। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड प्लस एंडोक्राइन ग्लैंड, इसीलिए हम पैनक्रियास को कहते हैं मिक्स्ड ग्लैंड। यही बात समझ में? मिक्स्ड ग्लैंड। ठीक है, चलो। तो ये पैनक्रियास के बारे में हमने कुछ समझा, अभी तो और भी बाकी है। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। स्टूडेंट, मैं यहाँ पे पैनक्रियास को टीएस में दिखाया हूँ। पैनक्रियास को टीएस में हम देख रहे हैं। ठीक है, ऐसे टुकड़ा कर दो और बीच से देखो जूम करके माइक्रोस्कोप में। तो जब हम पैनक्रियास के टिश्यूज को स्टडी करते हैं, ठीक है, पैनक्रियास में किस किस तरह के टिश्यू है, इसके पैनक्रियास के हिस्टोलॉजी, स्टडी ऑफ टिश्यू को क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। तो पैनक्रियास के टिश्यूज को स्टडी करते हैं, तो हमें पता चलता है कि ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है ना, एक सेकंड मैं इधर आ जाता हूँ। हाँ, ये जो हिस्सा आपको पूरा पर्पल पर्पल कलर का दिख रहा है, इसे हम कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू। क्या कहते हैं? कनेक्टिव टिश्यू। इसे ही स्ट्रोमा भी कह दिया जाता है। क्या? स्ट्रोमा। STROMA, स्ट्रोमा। इस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर, यानी कि इस स्ट्रोमा के अंदर, ऐसे आपको फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है।
ये फूल की तरह स्ट्रक्चर, ऐसे फ्लावर लाइक, ठीक है, ऐसे फ्लावर लाइक। इस फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर में दो टिश्यूज होते हैं, दो टाइप के टिश्यूज होते हैं, ठीक है। सबसे पहला, फर्स्ट है पैनक्रियाटिक एक्नी। पैनक्रियाटिक एक्नी, या एसिना यहाँ पे से कह सकते हो, पैनक्रियाटिक एसिनाइन, ठीक है। ये फॉलिकल लाइक होते हैं, ठीक है। इन्हें पैनक्रिया, जैसे थायराइड्स के फॉलिकल होते हैं ना, वैसे पैनक्रियाटिक फॉलिकल्स भी इन्हें कह दिया जाता है। ये जो येलो कलर का आप येलो कलर के आपको दिख रहे हैं, ये जो पैनक्रियाटिक एसिनाई है ना, इसका फंक्शन समझो। यही है एक्सोक्राइन पार्ट, यानी कि यही पैनक्रियाटिक एसिनाई क्या करेगा, पैनक्रियाटिक जूस का सिक्रीशन करेगा। हम कहते हैं कि सर पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक जूस निकलता है, कहां से निकलता है, बोलो पैनक्रियाटिक एसिनाई से। तो ये एक्सोक्राइन पार्ट है, ठीक है। चलो, अब दूसरा देखे, तो दूसरा हिस्सा जो है, दूसरा पार्ट, दूसरा टाइप का जो टिश्यू आपको पैनक्रियाज में देखने को मिलेगा, इसे कहते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। लैंगरहैंस डिस्कवरी के बेसिस पे कहा जाता है, ठीक है। तो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं हम इसे। बहुत ज्यादा नंबर में होते हैं, 1 से 2 मिलियन आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस आपको देखने को मिलेंगे एक टिपिकल पैनक्रियाज में। एक नॉर्मल ह्यूमन के पैनक्रियाज में 1 से 2 मिलियन आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होते हैं। अब ये जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है ना, यही होता है एंडोक्राइन प्लांट। एंडोक्राइन मतलब आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की ये जो सेल्स है ना, बहुत सारे आपको दिख रहे होंगे, कुछ सेल्स आपको ग्रीन कलर के दिख रहे हैं, कुछ रेड, कुछ ब्लू, कुछ ऑरेंज। यही आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो होते हैं, जो कि एंडोक्राइन पार्ट है, यही सिक्रीट करते हैं हार्मोन, सिक्रीट्स हॉर्मोन्स, ठीक है। चलो, अब हम ना यहाँ पे आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस को थोड़ा डिटेल में समझेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे चैप्टर हम क्या पढ़े, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। यहाँ पे हम एंडोक्राइन वाले पार्ट को ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे ना भाई, हॉर्मोन्स के बारे में ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे ना, ठीक है। चलो, तो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस को थोड़ा डिटेल में हम पढ़ना शुरू करते हैं। मैं वापस अपनी जगह पे आ जाता हूँ। चलो देखो, यहाँ पे समझो एक चीज। अच्छा, मैं ऐसा कह सकता हूँ क्या, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन यानी कि मिक्स्ड ग्लैंड, मिक्स्ड ग्लैंड, सर बिल्कुल कह सकते हो आप। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में कई तरह के सेल्स होते हैं। ये जो ब्लू कलर के सेल्स है, ऐसे ब्लू कलर के, रेड कलर के, ऑरेंज कलर के आपको नहीं दिखेंगे, ठीक है। ये तो मैंने बना दिया आपको समझाने के लिए, ठीक। चलो, ऐसा नहीं कि ह्यूमन का पैनक्रियास काट रहे और देख रहे रे, ब्लू कलर का सेल नहीं दिख रहा, ग्रीन कलर का सेल नहीं दिख रहा, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए, लेबलिंग के लिए मैंने अलग अलग कलर कर दिया। तो ब्लू कलर के जो सेल्स है, मान लेते हैं ये है अल्फा सेल्स। क्या है, अल्फा सेल्स। अल्फा सेल्स जो होते हैं ये 20% होते हैं टोटल, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे बीटा सेल्स भी होते हैं। बीटा सेल्स टोटल 70% पार्ट होते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस का, ठीक है। लेट्स से ये ग्रीन वाले क्या है, बीटा सेल्स, ठीक है। तो 20% ये, 70% ये, 90% तो अल्फा और बीटा सेल ने ही बना दिया। तो बोलो टू मेन टाइप ऑफ सेल, टू मेन टाइप्स ऑफ सेल। आपसे पूछ ले आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के दो मेन सेल्स कौन से हैं, तो अल्फा एंड बीटा। अल्फा सेल का काम है सिक्रीट ग्लूकागॉन, ग्लूकागॉन हार्मोन, ग्लूकागॉन हार्मोन को सिक्रीट करता है। और बीटा सेल का काम है सिक्रीट्स सिक्रीट्स इंसुलिन। कौन सा लिन, इंसुलिन, ठीक है, इंसुलिन। डिटेल में पढ़ाऊंगा, अभी बस ऐसे ही लिख रहा हूँ। अभी ये जो भी मैंने यहाँ पे लिखा है, ये आपको स्लाइड में राइटिंग में मिल जाएगा। तो अभी याद रखो, अल्फा सेल 20%, बीटा सेल 70%। दो मेन टाइप ऑफ सेल, अल्फा एंड बीटा सेल। अल्फा सेल का काम सिक्रीट ग्लूकागॉन, बीटा सेल का काम सिक्रीट इंसुलिन। अच्छा सर, ऑरेंज कलर के और रेड कलर के भी तो कुछ सेल दिख रहे हैं, चलो उसको भी थोड़ा समझाते हैं। मैं मिटा रहा हूँ, लेकिन मैं आगे ये चीज लिखा हुआ, आप डरना नहीं कि सर मिटा दे रहे लिखकर, ठीक है। ये आगे स्लाइड्स में आपको मिल जाएगा। चलो, तो देखो, ये जो ऑरेंज कलर के सेल है, इनको कहते हैं डेल्टा सेल्स। डेल्टा सेल्स कह दो या आप गामा सेल्स कह दो। ये टोटल 1 से 9% होते हैं। सर इनका काम क्या है, ये सिक्रीट करते हैं एक हार्मोन जिसे कहते हैं सोमैटोस्टैटिन।
सोमैटोस्टैटिन हार्मोन। सोमैटोस्टैटिन हार्मोन एक तरह का ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन है। ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन है। ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन है। हालांकि इतना डिटेल में आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन याद रखने में क्या जा रहा है भाई। ठीक है, तो ये डेल्टा सेल। तो सर ब्लू वाला सेल हमने देख लिया, ग्रीन वाला देख लिया, ऑरेंज वाला देख लिया, ये भाई साहब रेड वाले सेल कौन है? इनको कहते हैं एफ सेल्स। क्या कहते हैं? एफ सेल्स। ये इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन सुन लो, जो याद रखना है एनसीईआरटी वाली चीज याद रखना है। आपको पता है मेरा लेक्चर देखना है, एनसीईआरटी पढ़ना है, और एमसीक्यू पीवाईक्यू कर लेना है, मोर देन इनफ है, उससे ज्यादा कुछ नहीं करना होता। ठीक है, लेक्चर सुनो, लेक्चर में मैं कुछ कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा देता हूँ, वो आपके फायदे के लिए ही है। ठीक है, चलो। एफ सेल जो होते हैं वो सिक्रीट करते हैं, सिक्रीट्स पैनक्रियाटिक पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन। पॉलीपेप्टाइड हार्मोन। ठीक है, चलो। तो यहाँ पे मेन आपको याद क्या रखना है? अल्फा एंड बीटा सेल, ये इंपॉर्टेंट है। ये 70%, सॉरी ये 20%, 70% सबसे ज्यादा बीटा सेल होता है, मोस्ट नंबर में 70%। एफ सेल्स होते हैं 1 से 2%। ठीक है, चलो, सबसे कम। अब यहाँ पे अल्फा सेल ग्लूकागॉन से क्रिएट करता है, बीटा सेल इंसुलिन। इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन आर एंटागोनिस्टिक टू ईच अदर। एंटागोनिस्टिक मतलब ऑपोजिट टू ईच अदर। ग्लूकागॉन का काम है क्या करना? इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ाता है। इंसुलिन कमाता है। तो ग्लूकागॉन के अगेंस्ट जाके काम किया, खिलाफ जाके काम किया, तो इसे कहते हैं एंटागोनिस्टिक। ग्लूकागॉन इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, इंसुलिन डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट काम कर रहे हैं, तो एंटागोनिस्टिक हुए। ठीक है, चलो। कैसे ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ाता है ग्लूकागॉन, कैसे इंसुलिन घटाता है, सारी बातें डिटेल में करेंगे ना भाई। 2 पार्ट में समझेंगे ना इस लेक्चर को, कहा तो था शुरू में ही। ठीक है, आराम से समझना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अभी तक जो भी हमने पढ़ा उसको थोड़ा थ्योरी में समझते हैं। पैनक्रियाज के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट्स की बात हम करते हैं। देखो, पैनक्रियाज जो है उसका ओरिजिन कैसा है? एंडोडर्मल। को पता है ना, ओरिजिन या तो एक्सोडर्मल, मीजोडर्मल या एंडोडर्मल हो सकता है। पैनक्रियाज कैसा है? एंडोडर्मल। ठीक है, चलो। पैनक्रियाज इज अ composite gland which consists as both exocrine and एंडोक्राइन ग्लैंड। कॉम्पोजिट ग्लैंड यानी कि वही मिक्स्ड ग्लैंड की बात हो रही है। आप इसे कॉम्पोजिट या मिक्स्ड ग्लैंड कह सकते हो। ठीक है, क्योंकि दो हिस्सों को मिलाकर बना है, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन, इसीलिए कहा कॉम्पोजिट यानी कि मिक्स्ड ग्लैंड। लोकेशन कहाँ होता है? अभी अभी हमने देखा डुओडेनम, जो कि क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। उसी डिओडेनम के 2 लिम्स के बीच में सिचुएटेड होता है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज के 2 पार्ट हमने देखे थे। एक था पैनक्रियाटिक एसिनाई, ठीक है, जो कि एक्सोक्राइन पार्ट था। एक था आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, जो कि क्या था? एंडोक्राइन पार्ट था। ठीक है, सबसे पहले बात करें अगर पैनक्रियाटिक एसिनाई की, तो देखो, पैनक्रियाटिक एसिनाई जो होता है वो पैनक्रियाज का 99% पार्ट फॉर्म करता है, पैनक्रियाज ग्लैंड का। तो बचा हुआ 1% पार्ट कौन फॉर्म करेगा? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। इसमें भी हमने 3 तरह के सेल देखे थे, अल्फा, बीटा, डेल्टा। अल्फा थे 20%, बीटा थे 70%, डेल्टा थे 9 से 10%। यही बात समझ में? चलो। पैनक्रियाटिक एसिनाई इट फॉर्म्स 99% ऑफ पैनक्रियाज ग्लैंड। और देखो काम क्या है, यहाँ पे आ जाता हूं मैं। देखो, पैनक्रियाटिक एसिनाई दीज आर एक्सोक्राइन इन नेचर। कैसा नेचर है? एक्सोक्राइन इन नेचर। एंड सिक्रीट डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ठीक है, पैनक्रियाटिक एंजाइम याद है ना, डाइजेस्टिव एंजाइम्स विच आर कैरिड बाय पैनक्रियाटिक डक्ट। तो जैसे डक्ट आ गया तो हम कहेंगे एक्सोक्राइन इन नेचर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। पहला पार्ट था पैनक्रियाटिक एसिनाइन, दूसरा पार्ट क्या था? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस इट फॉर्म्स ओनली 1 से 2% पार्ट ऑफ पैनक्रियाटिक टिश्यू। हमारा जो पैनक्रियाटिक टिश्यू था उसका 1 से 2% पार्ट कौन बनाता है? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस।
इट इज एंडोक्राइन पार्ट यानी कि आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के जो सिक्रीशन है, जो हार्मोन सिक्रीट हो रहे थे, वो सीधा डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में डाल दिए जाते हैं। इट सिक्रीट्स हॉर्मोन्स विच इज कैरिड बाय ब्लड, और ब्लड से ही कैरी किया जाता है उस हार्मोन को टू द टारगेट सेल। चलिए, there are about 1 to 2 million islets of Langerhans in a normal human pancreas। एक नॉर्मल ह्यूमन पैनक्रियाज में 1 से 2 मिलियन islets of Langerhans पाए जाते हैं। The two main type of cells in the islets of Langerhans are अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स। अल्फा सेल का काम था सिक्रीट ग्लूकागॉन हार्मोन, बीटा सेल का काम था सिक्रीट इंसुलिन हार्मोन, डेल्टा सेल का काम था सिक्रीट सोमैटोस्टैटिन विच इज अ ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो एक चीज समझो, जो ग्लूकागॉन है ना, यहां लिखता हूं, ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन आर पेप्टाइड हार्मोन, पेप्टाइड हार्मोन होते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? सो दे आर प्रोटीन इन नेचर। पेप्टाइड हार्मोन है ना, तो प्रोटीन इन नेचर। ठीक है, प्रोटीन इन नेचर होते हैं ग्लूकागॉन, ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन। तो ये ग्लूकागॉन और इंसुलिन जो कि पेप्टाइड हार्मोन है, यानी कि प्रोटीन नेचर का है, ये कभी भी टारगेट सेल के अंदर नहीं घुसता, टारगेट सेल के अंदर नहीं जाता। ग्लूकागॉन और इंसुलिन ये तो हार्मोन है ना भाई, इनका टारगेट सेल होगा। तो जब भी ये टारगेट सेल के पास जाएंगे, सेकेंडरी मैसेंजर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? फॉर्म्स सेकेंडरी मैसेंजर। बात को समझना, प्रोटीन नेचर के हार्मोन है ग्लूकागॉन इंसुलिन। ठीक है, ये अपने टारगेट सेल पे जाएंगे, टारगेट सेल के मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर पे बाइंड करेंगे। इनके टारगेट सेल पे मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर होता है, उस पर बाइंड करेंगे और सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट करेंगे। क्या करेंगे? सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट करेंगे। कभी भी ग्लूकागॉन और इंसुलिन टारगेट सेल के अंदर खुद नहीं जाएंगे। ये बात आई समझ में? चलो, अब यहां पर इसी कड़ी में आगे बढ़े तो देखो, इंसुलिन और ग्लूकागॉन का काम क्या है सर, ये दो हार्मोन का? बोलो, ये ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल को मेंटेन रखता है। तो मेंटेन ब्लड ग्लूकोज लेवल, मेंटेन ब्लड ग्लूकोज लेवल। ठीक है, समझो, वे भी कहा था दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक होते हैं, दे आर एंटागोनिस्टिक हार्मोन। इंसुलिन क्या करता है? ब्लड ग्लूकोज लेवल को घटाता है। ग्लूकागॉन क्या करता है? बढ़ाता है। तो दोनों एक दूसरे के खिलाफ काम करते हैं, तो एंटागोनिस्टिक हार्मोन हो गया। अब फैक्ट के तौर पे याद रख लो कि एक फैक्ट है, नॉर्मल ग्लूकोज लेवल इन ब्लड, ब्लड में सर नॉर्मल ग्लूकोज लेवल क्या होता है? तो 90 टू 100 मिलीग्राम पर 100 ml ब्लड, पर 100 ml ब्लड में 90 से 110 मिलीग्राम एक नॉर्मल ग्लूकोज लेवल होता है ब्लड के अंदर। इसको बढ़ाएगा कौन? ग्लूकागॉन। इसको घटाएगा कौन? इंसुलिन। सबसे पहले हम, अब हमारा काम क्या है सर? अब हमारा काम है ग्लूकागॉन और इंसुलिन को डिटेल में पढ़ लेना। इन दोनों को डिटेल में पढ़ लेंगे, पैनक्रियाज वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट। इस पार्ट में हम सिर्फ ग्लूकागॉन के बारे में पढ़ेंगे। जो पार्ट 2 आएगा उसमें हम इंसुलिन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो नेक्स्ट स्लाइड पे हम ग्लूकागॉन के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। चलिए स्टूडेंट, बात करते हैं ग्लूकागॉन के बारे में। ठीक है, ग्लूकागॉन जो है इज अ पेप्टाइड हार्मोन, प्रोटीन नेचर का हार्मोन है। अभी अभी हमने देखा था सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट करेगा। तो ग्लूकागॉन एक तरह का पेप्टाइड हार्मोन है। तो कितने अमीनो एसिड का बना होगा? अगर पेप्टाइड हार्मोन है तो, प्रोटीन नेचर का है तो, बोलो 29 अमीनो एसिड का बना होता है। ग्लूकागॉन सिक्रीट कौन करता है? अल्फा सेल। ग्लूकागॉन इज सिक्रीटेड बाय अल्फा सेल। काम क्या है? इंक्रीजेस ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो मैं कह सकता हूँ ग्लूकागॉन इज अ हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन। टर्म आया ग्लाइसेमिक और हाइपर। हाइपर का मतलब होता है ज्यादा, हाइपो का मतलब होता है कम, और ग्लाइसेमिक का मतलब होता है ब्लड ग्लूकोज। क्या होता है? ब्लड ग्लूकोज। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि सर ब्लड ग्लूकोज को हम ग्लाइसेमिक भी लिख सकते हैं, ग्लाइसेमिक। ठीक है, तो बताओ ग्लूकागॉन क्या करता है? ब्लड ग्लूकोज यानी ग्लाइसेमिक को बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देता है, इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है। तो आप कहेंगे ग्लूकागॉन इज अ हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन।
आई बात समझ में? हाइपर मतलब बढ़ा देना, ज्यादा कर देना। हाइपो मतलब कम कर देना। अच्छा, इसी कड़ी में अगर मैं आपसे पूछूं इंसुलिन क्या है, तो आप कहोगे सर इंसुलिन तो ब्लड ग्लूकोज लेवल को घटा देता है। तो इंसुलिन हो गया हाइपोग्लाइसेमिक, इंसुलिन हो गया हाइपो, हाइपो मतलब कम करना, कम, हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन। ठीक है, ये बात समझ में? चलो, इंसुलिन जब पढ़ेंगे वहां पे ऑलरेडी मैंने लिखा है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, अब हमारा जो ग्लूकागॉन है ना, वो ज्यादा मेनली, मैंने ये नहीं कहा ओनली, मेनली कहाँ एक्ट करता है? ऑन द हेपेटोसाइट। हेपेटोसाइट यानी कि आपका जो जो लिवर है ना, इस लिवर के सेल्स को हम कहते हैं हेपेटोसाइट। ग्लूकागॉन मेनली कहाँ काम करता है? लिवर के सेल्स यानी कि हेपेटोसाइट्स पे। ठीक है। अच्छा, ग्लूकागॉन करता क्या है? ग्लूकागॉन रिड्यूसेस सेल्यूलर ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन। अरे ये तो बड़ा भयंकर टर्म आ गया। ग्लूकागॉन रिड्यूसेस सेल्यूलर ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन। इसको समझना पड़ेगा, तो चलो आओ समझते हैं। मैं थोड़ा इधर आ जाता हूँ। देखो, आज आपको लगी थी भूख। आपको क्या लगी थी आज? भूख। आपने खाया फूड, आपने खाया फूड, फूड में था कार्बोहाइड्रेट, आपने केला खाया, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, सबसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट मोनोसेक्राइड क्या होता है? ग्लूकोज, यानी कि फूड में ग्लूकोज होता है। ये फूड गया आपके एलिमेंट्री कैनाल से होते हुए, पाचन वाचन हुआ, फूड का डाइजेशन हुआ, और एलिमेंट्री कैनाल से फूड के अंदर क्या था? ग्लूकोज। तो एलिमेंट्री कैनाल तक क्या पहुंचा? ग्लूकोज। एलिमेंट्री कैनाल से ग्लूकोज को भेज दिया गया आपके ब्लड में, तो ब्लड में चला गया ग्लूकोज। सही बात समझ में? अब ब्लड क्या करेगा? इस ग्लूकोज को भेजेगा सेल में। भाई हर एक सेल को ग्लूकोज की आवश्यकता होती है। रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए आपको पता है ग्लूकोज जो होता है वो सेल्स को बहुत ज्यादा पसंद होता है। ठीक है। मोस्ट प्रेफर्ड रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हम कहते हैं, क्योंकि अगर सेल को एनर्जी चाहिए ना भाई, तो सबसे पहले ग्लूकोज को तोड़ता है, क्योंकि ग्लूकोज को तोड़ना आसान है। तो हर सेल की मांग होती है कि भाई ग्लूकोज भेजो, मुझे एनर्जी बनाना है, एटीपी बनाना है। तो सेल में क्या पहुंचा? ग्लूकोज। अब आप थोड़ा दिमाग लगाओ। तो सर ये जो ग्लूकागॉन है, इसका काम है ब्लड में ग्लूकोज लेवल को बढ़ाना। आई बात समझ में? लेकिन अगर ब्लड से सारा ग्लूकोज सेल में चला जाएगा, तो ब्लड में ग्लूकोज लेवल तो कम हो जाएगा भाई। तो ग्लूकागॉन क्या चाहेगा? कि ब्लड से सेल में ग्लूकोज ना जाए। ये जो सेल है ना, सेल की एबिलिटी टू टेक ग्लूकोज, इसी को कहते हैं सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज। समझ में आया? सेलुलर ग्लूकोज एंड अपटेक एंड यूटिलाइजेशन क्या होता है? कि सेल का ग्लूकोज को टेक करके यूटिलाइज करना, इसी को कहते हैं सेलुलर ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन। भाई सेल क्या करेगा? ग्लूकोज को यूटिलाइज करके एनर्जी बनाएगा, लेकिन उससे पहले पहले सेल ग्लूकोज को अपटेक करेगा, अपने पास लाएगा, अपने अंदर लाएगा। ठीक है। तो अब आपका जो ग्लूकागॉन है वो चाहता है कि ब्लड में ग्लूकोज की लेवल बढ़े, ग्लूकोज की लेवल बढ़े। तो ग्लूकागॉन ब्लड से जाने वाले ग्लूकोज जो कि सेल में जा रहा है, ब्लड से जो ग्लूकोज सेल में जा रहा है, तो सेल के अपटेक और यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज को रोकेगा। बात आई समझ में? ग्लूकागॉन नहीं चाहेगा कि सेल जो है वो ग्लूकोज को अपटेक करे और यूटिलाइजेशन करे। तो ग्लूकागॉन क्या कर देगा? सेलुलर ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन को रिड्यूस कर देगा, जिसके वजह से ये जो ग्लूकोज है ये सेल में नहीं पहुंचेगी। अगर ग्लूकोज ब्लड से सेल में नहीं पहुंचेगी, तो एवेंचुअली क्या होगा? ब्लड में ग्लूकोज का मात्रा बढ़ जाएगा। और यही तो काम है भाई ग्लूकागॉन का, इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। ग्लूकागॉन क्या करता है? सेलुलर ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन को कम करता है, इनिबिट करता है, रिड्यूस करता है। आई बात समझ में? ठीक है ना? और जिसके वजह से ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। ठीक, चलो आओ एक और चीज समझते हैं। अब मैं आपको कुछ दिखाने जा रहा हूँ।
ये दो पॉइंट जो मैंने बॉक्स में लिखे हैं, मैं एक बार रीड कर दे रहा हूँ। मुझे पता है बहुत बच्चों को नहीं समझ में आएगा, और जिन बच्चों को ये दो पॉइंट नहीं समझ में आएगा, 5 मिनट और रुक जाना, नेक्स्ट स्लाइड में समझ में आ जाएगा। पॉइंट रीड कर रहा हूँ। ग्लूकागॉन स्टिमुलेट ग्लाइकोजेनोलाइसिस रिजल्टिंग इन एन इंक्रीज ब्लड शुगर, जिसे हम कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। दूसरा पॉइंट है ग्लूकागॉन इंक्रीज ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोडियोजेनेसिस यानी कि फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम अमीनो एसिड एंड लैक्टिक एसिड, जिसके वजह से भी ब्लड ग्लूकोज, इन दोनों कारण के वजह से जो कि ग्लूकागॉन स्टिमुलेट करता है, इन दोनों कारण के वजह से ग्लाइकोजेनोलाइसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस के वजह से भी ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ता है। सर कैसे बढ़ता है, थोड़ा समझाइए, ये दो पॉइंट हमें नहीं समझ में आया। कोई नहीं, बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अभी पिछले स्लाइड में दो पॉइंट हमें अच्छे से समझने हैं। उसको समझने के लिए हमें कुछ टर्मिनोलॉजी को अच्छे से समझना होगा। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है ऑफ सम टर्मिनोलॉजी। चार टर्मिनोलॉजी मैंने आपके सामने लिखी है, ये इन जनरल हर बच्चे को पता होना चाहिए जो कि नीट के लिए अपेयर हो रहा है। ठीक है, ग्लूकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस। आपको पता है ना कि एक तो लाइसिस टर्म कहीं पे भी आ जाए तो इसका मतलब होता है ब्रेकडाउन, और एक जेनेसिस टर्म कहीं पे भी आ जाए तो इसका मतलब होता है फॉर्मेशन। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, ग्लूको जेनेसिस, ग्लूको मतलब ग्लूकोज, जेनेसिस मतलब ग्लूकोज का फॉर्मेशन। आई बात समझ में? ग्लाइको, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइको का मतलब है यहाँ पे ग्लाइकोजन, और जेनेसिस का मतलब है ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन, जेनेसिस। सर ग्लूकोज और ग्लाइकोजन थोड़ा समझाइए, नहीं समझ में आ रहा। तो देखो, तुमने खाना खाया, तुम्हारे बॉडी में ग्लूकोज गया, खाए जा रहे हो, खाए जा रहे हो, खाए जा रहे हो, खाए जा रहे हो, ग्लूकोज बढ़ते जा रहा है बॉडी में, बढ़ते जा रहा है बॉडी में, बढ़ते जा रहा है। अरे इतना सारा खाना आ गया तुम्हारे शरीर में, ग्लूकोज क्या फूड है ना। अब तुम्हारा शरीर क्या करेगा ना, ग्लूकोज को स्टोर करके रखेगा कि भाई भी जितना ग्लूकोज तुमको एनर्जी के लिए चाहिए ले लो, जितना भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उसको स्टोर करके रख देते हैं, क्या पता फ्यूचर में काम आ जाए। है बात समझ में? तो ग्लूकोज को जब बॉडी स्टोर करती है तो उसको ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करती है। ग्लूकोज एक तरह का मोनोसैकेराइड है, ग्लाइकोजन एक तरह का न्यूट्रिटिव पॉलीसैकेराइड है। पॉलीसैकेराइड है ना, बहुत सारे ग्लूकोज से बना है। न्यूट्रिटिव क्योंकि ग्लाइकोजन न्यूट्रिशनस होता है। ठीक है, ये बात समझ में? यहाँ पे समझो, ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट किया, ग्लाइकोजन में, और इस ग्लाइकोजन को स्टोर कहाँ किया जाता है, लिवर और मसल्स में। लिवर और मसल्स के अंदर ग्लाइकोजन स्टोर्ड होती है। तो कल को तुम्हारा व्रत है, तुमने खाना नहीं खाया, तुम्हारे बॉडी में ग्लूकोज गया ही नहीं, तो बॉडी बोलेगा अरे भाई ग्लूकोज तो आ ही नहीं रहा इसके बॉडी में, चलो चलो ग्लाइकोजन को तोड़ो वापस ग्लूकोज में, एनर्जी भी तो चाहिए। भाई ग्लूकोज हमारे शरीर का एनर्जी फ्यूल है, फ्यूल, और ग्लाइकोजन स्टोर्ड फ्यूल है। सही बात समझ में? अब कल को तुम खाना नहीं खाए तो ग्लाइकोजन वापस टूटेगा किसमें, ग्लूकोज में, और तुम्हें मिलेगा एनर्जी। तो ग्लूकोजेनेसिस मतलब क्या होता है, ग्लूकोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन से ग्लूकोज का बनना, इसी को कहोगे ग्लूकोजेनेसिस, ग्लूकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस क्या होता है, ग्लाइकोजेनेसिस होता है ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन। अब ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन किससे हुआ, ग्लूकोज से, तो ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनोलाइसिस क्या होता है, अरे ये जो ग्लाइकोजन जब ग्लूकोज में बदला तो ग्लाइकोजन टूटा ना। आई बात समझ में? ग्लाइकोजन कैसे बनाए थे, बहुत सारे ग्लूकोज से, जब ग्लाइकोजन से वापस ग्लूकोज बनाओगे तो ग्लाइकोजन को तोड़ोगे ना। अरे आई बात समझ में? तो ग्लाइकोजन को तोड़ोगे यानी कि ग्लाइकोजन का क्या करोगे, लाइसिस। तो ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ग्लाइकोजेनोलाइसिस। आई बात समझ में? अरे आ रहा है ना समझ में? ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब क्या होता है सर, ग्लूको का मतलब तो आपने हमें पढ़ा दिया, ग्लूकोज मान गए। जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। ये बीच में नियो का मतलब क्या होता है, तो बोलो ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब भी होता है फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज,
फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, बट इस बार ग्लूकोज का फॉर्मेशन ग्लाइकोजन से नहीं होगा। अगर ग्लाइकोजन से ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो जाए तो इससे तो हम कहेंगे ग्लूकोजेनेसिस। क्या कहेंगे? ग्लूकोजेनेसिस। लेकिन अगर यही ग्लूकोज का फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज अदर देन ग्लाइकोजन, फ्रॉम अदर देन ग्लाइकोजन, लाइक फ्रॉम, जैसे कि फ्रॉम अमीनो एसिड, अमीनो एसिड से आप क्या बना रहे हो? ग्लूकोज, फ्रॉम अमीनो एसिड और फैटी एसिड, तो इसे हम कहेंगे ग्लूकोनियोजेनेसिस। बात आ रही समझ में? अरे भैया, ग्लूकोजेनेसिस का मतलब क्या? फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम ग्लाइकोजन। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब क्या? फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज बट नॉट फ्रॉम ग्लाइकोजन, अदर देन ग्लाइकोजन, जैसे कि अमीनो एसिड या फैटी एसिड, तो इसको कहोगे ग्लूकोनियोजेनेसिस। आई बात समझ में? आया ना समझ में? ऐसे ही मान लो लाइपोलाइसिस, लाइपो का मतलब क्या होता है? लिपिड। अब क्लियर हो जाना चाहिए, लाइसिस का मतलब क्या? तोड़ना, तो ब्रेक डाउन ऑफ लिपिड। ठीक, तो जेनेसिस टर्म मतलब फॉर्मेशन, फॉर्मेशन, और लाइसिस टर्म मतलब ब्रेकडाउन। जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, नियो का मतलब क्या? ग्लूकोज का फॉर्मेशन, नॉट फ्रॉम ग्लाइकोजन बट फ्रॉम अमीनो एसिड या फैटी एसिड। ठीक, अब एक बात बताओ, ग्लूकागॉन क्या करेगा? ग्लूकागॉन का काम है ब्लड ग्लूकोज, बीजी लिख दे रहा हूं मैं, ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करना। तो ग्लूकागॉन चाहेगा कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़े। अब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कब बढ़ेगा? जब ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा। तो बोलो, क्या ग्लूकोजेनेसिस में भी यही हो रहा है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन? तो अगर, तो ग्लूकागॉन क्या कराएगा? ग्लूकोजेनेसिस, कि भाई धराधर ग्लूकोजेनेसिस कराओ, ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा। तो ग्लूकागॉन क्या करता है? ग्लूकोजेनेसिस को बढ़ाता है, ग्लाइकोजेनेसिस को घटा देगा। आई बात समझ में? ग्लाइकोजेनेसिस अगर हुआ, ग्लाइकोजेनेसिस अगर हुआ, बोलो ग्लाइकोजेनेसिस का कोई मतलब नहीं है, ग्लूकागॉन ग्लाइकोजेनेसिस से कुछ रिलेटेड है ही नहीं। ग्लूकागॉन तो ग्लूकोजेनेसिस से रिलेटेड है। ग्लूकोजेनेसिस को ग्लूकागॉन क्या करेगा? बढ़ाएगा। ग्लाइकोजेनोलाइसिस को भी बढ़ाएगा, क्योंकि ग्लाइकोजेनोलाइसिस यानी कि ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ेगा। अब जितना ज्यादा ग्लाइकोजन टूटेगा ग्लूकोज में, ब्लड ग्लूकोज लेवल उतना बढ़ेगा। ग्लूकागॉन ग्लूकोनियोजेनेसिस को भी प्रमोट करेगा। ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब वही अगेन ग्लूकोज का फॉर्मेशन अदर देन ग्लाइकोजन, जैसे कि फैटी एसिड और अमीनो एसिड। तो ग्लूकागॉन क्या करता है? प्रमोट ग्लूकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनोलाइसिस एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस, जिसके वजह से ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है। तो वापस से ये पॉइंट देखो, वापस से ये जो हमारा पॉइंट था ना, कहाँ गया कहाँ गया, ये जो हमारा पॉइंट था, हाँ, ग्लूकागॉन स्टिमुलेट यानी कि बढ़ाना, प्रोमोट ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ग्लाइकोजेनोलाइसिस मतलब ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में टूटना, तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ना ब्लड में। ठीक है, रिजल्टिंग इन एन इंक्रीज ब्लड शुगर। अब ब्लड शुगर बढ़ गया, हाइपर ग्लाइसीमिया कहते हैं इसे। आई बात समझ में? ब्लड शुगर बढ़ना यानी कि हाइपर ग्लाइसीमिया हुआ। और हाइपर ग्लाइसीमिया कराता कौन है? हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन, बोलो ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन इंक्रीजेस ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस को भी बढ़ाएगा, क्योंकि ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम अमीनो एसिड एंड लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड नहीं, आप इसको यहाँ, हाँ, लैक्टिक एसिड भी लिख सकते हो, फैटी एसिड भी कर सकते हो। ठीक है, यही बात समझ में? अरे आ रहा है ना समझ में? ठीक है, चलो। तो यहाँ पे हमने ग्लूकागॉन के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे इंसुलिन के बारे में। तो यहीं पे ये लेक्चर होता है समाप्त। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर।